जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में, जो कि पहले द स्मार्ट एजू फॉर यू था, अब सोनू सर क्लासेस के नाम से जाना जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो जो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है आप सभी के लिए, क्योंकि आपके जितने भी डाउट हैं पॉलिटेक्निक को लेकर के, यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के, जीकअप एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 को लेकर के, वो सभी डाउट आज के इस वीडियो के बाद समाप्त हो जाएंगे। यानी A to Z इंफॉर्मेशन आपको हर एक ग्रुप के बारे में आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो क्या क्या कंटेंट आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएगा? सबसे पहले तो हर एक ग्रुप के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशंस, उनके सिलेबस के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए उन एग्जाम्स को देने के लिए, इन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले इस वीडियो में दी जाएगी। इसके बाद हम लोग एग्जामिनेशन डेट्स के बारे में बात करेंगे कि कब आपके फॉर्म आ जाएंगे, कब आपका एग्जाम डेट होगा, काउंसलिंग कब तक हो जाएगी, आपका एडमिशन कब तक हो जाएगा, आप कब तक अपने कॉलेज में जा करके पढ़ पाओगे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम लोग इस विषय पर डिस्कस करेंगे कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको ध्यान में रख करके आपको फॉर्म को फिल करना चाहिए, और उन डॉक्यूमेंट्स के होने पर ही उनकी जानकारी फिल करनी चाहिए फॉर्म में, या फिर क्या क्या दिक्कतें आ जाती हैं गलत जानकारी भर देने पर। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि एक ट्रिक के माध्यम से तैयारी करने पर आपकी जो तैयारी है वो कैसे आसान हो जाती है, आपका जो तैयारी है वो कैसे आसान बन जाता है ट्रिक के माध्यम से तैयारी करने पर। इसके विषय में मैं बताऊंगा, साथ ही कुछ क्वेश्चंस को भी ऐसे टॉपिक्स पे आपको करके दिखाऊंगा जो कि बच्चों के लिए एग्जाम टाइम में या एग्जाम में करना मुश्किल होता है, और कुछ प्रीवियस ईयर में लगातार वो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। इसके विषय पे हम लोग बात करने वाले हैं। और सबसे लास्ट में, जिसका आप सभी को इंतजार है कि जो विजय बैच है, जो योद्धा बैच है, जो अभिनंदन बैच है, उन सभी बैच के, या जो लक्ष्य बैच है, उन सभी की क्लासेस कब से स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको MCQ मिल रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल रहा है, टारगेट 2023 टेस्ट सीरीज मिल रही है, ये सारी चीजें मिल रही हैं। वो कब से उसके लिए न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से हम तैयारी कर पाएंगे, ये भी डाउट आज के इस सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स हैं, ठीक है, उनके बेसिक इंफॉर्मेशन के विषय में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये जो बुलेटिन इंफॉर्मेशन है वो है आपका उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश की ओर से, और यूं कहें कि gcup.admissions.nic.in की ओर से है, जो कि आपको भी आसानी से इनकी वेबसाइट पे इस पे उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप वाइज डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले जो सबसे ज्यादा क्वेरी रहती है जिस ग्रुप के बारे में बच्चों की, उस ग्रुप के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ग्रुप ए के बारे में। तो ग्रुप ए की अगर हम बात करें, जिसे हम लोग डिप्लोमा इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम कहते हैं, जो कि आपका 3 इयर्स का डिप्लोमा होता है। ठीक है, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होती है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, एग्जाम का सिलेबस कैसा होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें 3 इयर्स डिप्लोमा, यानी कि ग्रुप ए का जो एग्जाम होता है वो 3 इयर्स डिप्लोमा के लिए होता है, 3 साल की डिप्लोमा के लिए होता है। तो इसका जो टोटल टाइमिंग होता है कोर्स का वो 3 साल होता है। इसके लिए मिनिमम आप 10th पास होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो बच्चे इस बार 10th की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, यानी 10th में अपीयरिंग है, ठीक है, वो बच्चे परीक्षा दे सकते हैं। और जो 10th पास कर चुके हैं, भले ही वो BA कर रहे हो, BSc कर रहे हो, 12th पास कर चुके हो, वो भी परीक्षा दे सकते हैं। और 10वीं में आपका न्यूनतम 35% अंक होना अनिवार्य है, 35% मार्क्स होना जो है जरूरी है, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। अगर हम इसके सिलेबस की बात करें तो इसमें जो प्रश्न है वो आते हैं 3 विषयों से। सबसे पहला होता है आपका गणित, यानी कि मैथ्स में आते हैं टोटल 50 पर, सबसे अधिक वेटेज रखता है ये, 50% क्वेश्चन आता है, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। सबसे अधिक वेटेज रखने वाला विषय है आपका मैथ्स। इसके बाद यहाँ पे आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो 25 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के और 25 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के। तो यहाँ भौतिक और रसायन विज्ञान से आपके 50% दोनों को मिलाकर के प्रश्न आते हैं, 25-25 क्वेश्चन उनमें भी अलग अलग आते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद ग्रुप बी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, जो कि यहाँ पे 3 वर्षीय कोर्स ये भी होता है।
और इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी है एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, तो 10वीं कक्षा जो है वो कृषि के साथ न्यूनतम 35% अंक के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। देखिए यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है कि वो किस विषय से है, लेकिन यहाँ लिमिटेशन है कि एग्रीकल्चर से ही 10th क्लास होनी चाहिए, तभी जाकर के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो यहाँ नहीं मिलेगा। इसके सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे जो प्रश्न आएंगे वो गणित से 50% और यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री और कृषि यानी एग्रीकल्चर से मिलाकर के टोटल 25% क्वेश्चन मिला करके आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल अगर बात करें सब्जेक्ट्स की तो 4 विषय हो जा रहे हैं, एक मैथ हो जा रहा है, एक फिजिक्स हो जा रहा है, एक केमिस्ट्री हो जा रहा है और एक कृषि यानी कि एग्रीकल्चर आपका हो जा रहा है। इनसे आपके प्रश्न टोटल आने हैं, 100 क्वेश्चन आएंगे और इनकी जो संख्या होगी उसमें सबसे अधिक वेटेज जो रखता है वो 50% का वेटेज रखता है और वो जो है मैथ रखता है यहाँ पे। तो मैथ्स की अगर और इन सभी विषयों की बात करें कि किस लेवल के यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, तो भाई ऑब्वियसली अगर क्राइटेरिया 10th क्लास है तो 10th लेवल से ही ये सभी क्वेश्चन आएंगे, 12th लेवल पे नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करेंगे हम लोग ग्रुप सी के बारे में, जो कि फैशन डिजाइनिंग एंड गारमेंट टेक्नोलॉजी, होम साइंस, टेक्सटाइल डिजाइन या फिर प्रिंटिंग की बात करें, इन सभी कोर्सेज के लिए होता है, जो कि 3 या 2 वर्षों के कोर्सेज हैं। इसमें होम साइंस 2 वर्ष का कोर्सेज हैं और बाकी सभी आपके 3 इयर्स के कोर्सेज हैं। ठीक है, इसमें एडमिशन के लिए आपको मिनिमम 10th पास होना जरूरी है, 35% अंक के साथ 10th आप पास होने चाहिए, तब आप इस एग्जाम के लिए अपीयर कर पाएंगे। बात करें किस किस सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, तो अंग्रेजी और हिंदी कंप्रीहेंशन से 20 क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपका कुछ स्टोरी टाइप का पैराग्राफ लिख करके दे देगा और उसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, उसको आपको आंसर करना है। 20% क्वेश्चन ऐसे होंगे हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट से। इसके बाद रीजनिंग एंड इंटेलिजेंसी से आपका 50% का क्वेश्चन आएगा और जनरल अवेयरनेस से यानी करंट अफेयर जिसको आप समझ सकते हैं 30% के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे इसके सिलेबस हैं। और वहीं अगर ग्रुप डी की अगर बात करें तो ग्रुप डी जिसे हम लोग मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कहते हैं या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कहते हैं, जो कि दोनों ही आपके 2 वर्ष के कोर्सेज हैं। इनमें अगर आप जाना चाहते हैं तो आपका 12th पास होना जरूरी है। अगर आप 12th पास हैं, ठीक है, तभी आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं या उसके समकक्ष आपका जो है यहाँ पे एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उसके इक्विवेलेंट आपके पास कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगर हम सिलेबस की बात करें किस किस विषयों से यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अंग्रेजी एवं हिंदी कंप्रीहेंशन से 30% के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। रीजनिंग एंड इंटेलिजेंस से 35% क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी से 10% क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस से आपका 25% क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वहीं अगर ग्रुप ई की बात करें तो यहां भी 2 कैटेगरी में एग्जाम्स होते हैं, E1 एंड E2। ठीक है, मतलब एक परीक्षा उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे 12th मैथ से कर रखे हैं और एक परीक्षा उन बच्चों के लिए होते हैं जो 12th बायो से कर रखे हैं। तो यहाँ पे 2 तरह के बच्चे इसके लिए एलिजिबल हैं एग्जाम के लिए, या तो आपका 12th मैथ से होना चाहिए या तो आपका 12th बायो से होना चाहिए, तभी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं और डी फार्मा कर सकते हैं। तो डी फार्मा के लिए ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। अगर कोर्स की बात करें ड्यूरेशन की तो 2 साल का ये कोर्स होता है। 10+2 होना आपका नेसेसरी है मैथ्स और बायो सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, या मैथ्स या फिर बायो सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, बात करें इसके सिलेबस की कि किस पैटर्न पे इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो 12th बेस पे यानी कि 12th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है 12th लेवल का फिजिक्स, 12th लेवल का केमिस्ट्री आता है और बायोलॉजी या फिर मैथ से आपका 50% का क्वेश्चन आता है। यानी अगर आप बायोलॉजी से 12th कर रखे हैं तो 50% क्वेश्चन बायोलॉजी के होंगे और अगर आपने मैथ से 12th कर रखा है तो 50% क्वेश्चन आपके मैथ के होंगे। ठीक है, ग्रुप एफ की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बायोटेक्नोलॉजी या फिर टिश्यू कल्चर इस कोर्स को कहते हैं। 1 वर्ष का कोर्स है आपका। बीएससी बायोलॉजी बायोकेमिस्ट्री विषयों के साथ उत्तीर्ण होने चाहिए, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे जो सिलेबस है इस एग्जाम का, आपका केमिस्ट्री आता है 50%, आपका जंतु विज्ञान आता है 25% और वनस्पति शास्त्र आता है यहाँ पे 25%। ठीक है, अगला ग्रुप जो है वो है ग्रुप जी, जो कि पीजी डिप्लोमा के नाम से जाना जाता है। इनमें कई सारे कोर्स 2 वर्ष के होते हैं, इनमें कई सारे कोर्स जो है 1 वर्ष के भी होते हैं। इसमें जो क्वेश्चन
जो आते हैं, जो सिलेबस जो होता है इस एग्जाम का, उसमें अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन से, यानी कि आपको पैराग्राफ दे देगा, उन्हीं से क्वेश्चन पूछेगा, उसमें से ही छांट के आपको आंसर देना होता है। ऐसे 20% क्वेश्चन जो है यहाँ पे होते हैं। वहीं आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चन आते हैं 15%, रीजनिंग आपका आता है 30%, जनरल इंटेलिजेंसी से आता है 20% और जनरल अवेयरनेस से आपका आता है 15%। तो कुछ इस तरह का इसका सिलेबस होता है। ग्रुप एच की बात करें तो ग्रुप एच के जो कोर्सेज होते हैं उनको डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये 3 वर्ष के कोर्सेज होते हैं। इनमें आपको अपीयर होने के लिए इस एग्जाम यानी ग्रुप एच के थ्रू आप यहाँ पे जाना चाहते हैं इस कोर्स में, तो आपका 12th पास होना जरूरी है और 35% मिनिमम मार्क्स से आप पास होने चाहिए। अगर सिलेबस की बात करें तो रीजनिंग एंड लॉजिकल डिस्कशन यहाँ पे 25% आता है। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड साइंटिफिक एप्टीट्यूड की बात करें तो 25% आता है। अंग्रेजी की बात करें तो 25% आता है। सामान्य ज्ञान की बात करें तो 25% आता है। ठीक है, तो ये सभी सिलेबस हैं इसके एग्जाम में पास होने के लिए इन सभी को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ग्रुप आई की बात करें जो कि सबसे कम सीटों वाली ब्रांच है ग्रुप आई। ठीक है, लगभग 60 के आसपास इसकी सीटें हैं, एक ही कॉलेज है और सबसे ज्यादा टफ एग्जामिनेशन आपका इसी का होता है। डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग या डिप्लोमा इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग एवियोनिक्स कह सकते हैं इसको, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, हेलीकॉप्टर एंड पावर प्लांट की बात कर लें तो इसकी अगर बात करें तो अगर आप ग्रुप आई के थ्रू एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस में जाना चाहते हैं तो आपका इसके लिए 10+2 होना जरूरी है। ठीक है, आपका 12th पास होना जरूरी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स जैसे विषयों के साथ आपको पास होना चाहिए। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी है कि रसायन एवं गणित में आपका, भौतिक रसायन एवं गणित में आपका 50% होना अनिवार्य है, यानी मिनिमम 50% मार्क्स के साथ आप पास होंगे तभी ग्रुप आई का एग्जाम आप दे सकते हैं या फिर एडमिशन आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी एलिजिबिलिटी होती है। टोटल अगर कोर्स की ड्यूरेशन की बात करें तो 3 साल का कोर्स होता है ये। इसमें अगर बात करें कि फिजिक्स कितना आता है तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से बात करें तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन आते हैं और मैथ से आपका 50% क्वेश्चन आता है। तो टोटल 100 क्वेश्चन का ये क्वेश्चन पेपर होता है ग्रुप आई का, जिसमें 50 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं 12th लेवल के और 50 क्वेश्चन में आपका 25 क्वेश्चन फिजिक्स से, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आता है 12th लेवल का। ठीक है, ये हाई स्कूल लेवल का नहीं आता है। ग्रुप के की बात करें तो ये भी ग्रुप ए के इक्विवेलेंट ही है, बट इसमें जो डिप्लोमा होता है वो आपके 2 साल का होता है। वही डिप्लोमा क्या हो जाता है, 2 साल का होता है। जो बच्चे ग्रुप के के थ्रू इंजीनियरिंग डिप्लोमा में एडमिशन लेते हैं वो डायरेक्टली 2nd ईयर में एडमिशन लेते हैं, यानी कि दूसरे साल में, और सेमेस्टर समझेंगे तो 3rd सेमेस्टर में सीधे इनको एडमिशन मिलता है। ग्रुप के का एग्जाम देने के लिए या तो आपके पास इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ होना चाहिए, ठीक है, या तो आपका यहाँ पे ITI होना चाहिए। अगर आपने 10+ ITI कर रखा है, 10th के बाद ITI कर रखा है, तब भी आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, या फिर आपने अगर इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो भी आप जो है इस एग्जाम को दे सकते हैं। पास करने से आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर आप उस एग्जाम में अपीयर हैं तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आपके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए जो सिलेबस है उसके 2 पार्ट हैं। पार्ट ए में आपका 40% PCM आता है 10th लेवल का। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि हाई स्कूल स्तर की गणित, भौतिकी एवं रसायन आएगी 40%, यानी जो 40 क्वेश्चन आएंगे 100 में से वो आपके यहीं से होंगे, गणित से होंगे, ठीक है, भौतिकी से होंगे और रसायन से होंगे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री से ही होंगे। और इसका ग्रुप के का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है वो हमने अपने ऑफिशियल एप्लीकेशन पे अपलोड कर रखा है, वो आप जाकर के देख सकते हैं अगर आपको विश्वास ना हो रहा हो तो। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट में आपका यहाँ पे रिलेटेड ट्रेड इंजीनियरिंग से 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कोई बच्चा अगर इसमें K1, K2, K3 ऐसे करके फॉर्म भरे जाते हैं, तो अगर सपोज दैट वही बच्चा K1 ग्रुप से फॉर्म भर रहा है, यानी सिविल इंजीनियरिंग का वो फॉर्म भर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है, तो उससे सिविल से एडमिशन बेसिक लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। इलेक्ट्रिकल में कोई बच्चा जाना चाहता है तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन उससे बेसिक लेवल पे पूछे जाएंगे। ऐसे ही रिलेवेंट जिस भी ट्रेड में आप जाना चाहते हैं उस ट्रेड से आपसे 60% प्रश्न पूछे जाएंगे और वो आपको तैयार करना होगा। इसके लिए रिलेटेड बुक आती है, आप बुक को देख सकते हैं। ठीक है,
मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। वहाँ से आप जो भी टेक्निकल पार्ट है उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि टेक्निकल पार्ट जो ग्रुप के लिए है स्पेशली वो कोई भी नहीं पढ़ाता है। सभी आपको पॉलिटेक्निक के नाम पे तैयारी कराएंगे। आप ग्रुप के का फॉर्म भर देंगे, आप एग्जाम देंगे, आप अंत में ये बात जानेंगे कि आपसे टेक्निकल विषय में भी परीक्षा ली जाएगी, टेक्निकल विषयों से भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है। ग्रुप एल जो कि अब अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही ग्रुप एल को जोड़ा गया है, पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी इसको कह सकते हैं। 1 वर्ष का इसका ड्यूरेशन होता है और इसका कोई एग्जाम नहीं होता है, इसका इंटरव्यू होता है, या यूं कहो कि जो फॉर्म भर देता है तो इतनी सीटें हैं कि एडमिशन हो जाती हैं। तो ये सभी ग्रुप के बारे में बेसिक से सारी इंफॉर्मेशन थी, ग्रुप के बारे में, ड्यूरेशन के बारे में, कोर्स के क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और क्या सिलेबस होता है इन सभी के एग्जाम का, वो सभी के विषय में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। अब चलते हैं एग्जाम डेट्स के बारे में कि कब तक फॉर्म आएगा, कब तक आपके एग्जाम हो जाएंगे, इन सभी चीजों के बारे में। तो चलिए चलते हैं। तो ये जो शेड्यूल आप देख रहे हैं ये जीकब के द्वारा ही 2022 एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए दिया गया शेड्यूल है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेक्टेड डेट को पता कर सकते हैं कि कौन सा एक्सपेक्टेड डेट होने वाला है फॉर्म के लिए, फॉर्म डेट एंड कब होने वाला है, फॉर्म का जो करेक्शन का विंडो है वो कब तक ओपन होगा, एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे और एग्जाम्स कब तक होंगे। इन सभी के विषयों में आप यहां से जानकारी कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो जनरली आपका जो फॉर्म रिलीज हो जाता है वो फरवरी में रिलीज हो जाता है, यानी कि आपका फरवरी के 2nd वीक तक आपके जो फॉर्म है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए वो आ जाएंगे, फॉर्म फिल होने लगेंगे। फॉर्म अगर बात करें कब तक आपको फिल करने का मौका दिया जाता है, तो सेवरल टाइम्स जो फॉर्म के डेट होते हैं वो एक्सटेंड किए जाते हैं। तो इस बार भी ऐसा होगा। तो आपके फॉर्म डेट पहले तो दिखाए जाएंगे कि कुछ 1 महीने तक के लिए फॉर्म खुला हुआ है, बट इसको डेट को आगे बढ़ा करके, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फरवरी से एग्जाम के लिए फॉर्म जो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म अवेलेबल है और अप्रैल तक भरा जा रहा है। तो ऐसे ही होगा इस बार भी, अप्रैल तक एटलीस्ट आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आपका लास्ट डेट से पहले ही आप फॉर्म फिल कर लेना। ठीक है। फॉर्म भरने से पहले फॉर्म कैसे भरना है वो वीडियो हमारे इस चैनल से जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपडेट आए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड तो उसकी अपडेट सबसे पहले मिले। ठीक है। तो आपको इस डेट की जानकारी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं, ऐसे ही जाकर के फॉर्म फिल करवा लेते हैं बिना किसी चीजों को समझे, तो आपको इस डेट का वेट करना पड़ेगा, यानी आवेदन पत्र में सुधार का जो डेट होगा उसका वेट करना पड़ेगा। फॉर्म जैसे ही लास्ट डेट एंड होगी उसके बाद आपको एक करेक्शन डेट दे दिया जाएगा। उसके लिए भी आपको चैनल से जुड़े रहना होगा, क्योंकि टाइम पे यहाँ पे डेट एक्सटेंड्स होते हैं, तो ये भी डेट एक्सटेंड होता रहता है। तो आप एक बार फॉर्म भर देते हैं, अगर कुछ गलती हो गई तो करेक्शन में आप उसको सही कर पाते हैं। वहीं प्रवेश पत्र की बात करें तो यहाँ पे आपके एग्जाम से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है। आपके जो ग्रुप ए के एग्जाम्स होंगे, ठीक है, और जो अन्य ग्रुप की भी जो एग्जाम्स होंगे वो अलग अलग शिफ्ट में होंगे, नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। ठीक है। तो जो ग्रुप ए का हम बात करें तो ग्रुप ए की जो एग्जामिनेशन होती है वो लगभग 2 से 3 दिनों में अलग अलग शिफ्ट में होती है। एक दिन में 3 शिफ्ट होते हैं, तो अलग अलग शिफ्टों में यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं। तो वहीं अगर हम एग्जाम डेट्स की बात करेंगे कब तक आपके एग्जाम्स हो जाएंगे, तो ये आपका जो एग्जाम है वो मई लास्ट में जा सकता है। ठीक है। मई लास्ट तक आपके एग्जाम्स हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मई तक का टाइम दिया जाएगा आपके एग्जामिनेशन को तैयारी के लिए। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि मई में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो सत्र है, जो सेशन है 2022 वाला वो लेट है, तो इस वजह से यहाँ पे उनको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि जस्ट अभी कुछ दिन पहले ही काउंसलिंग अभी ओवर हुई है। ठीक है। आपका एग्जाम होने के ठीक 15 से 20 दिन बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा, और रिजल्ट के आने के 15 से 20 दिन के बाद ही आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। अगस्त तक आपका सेशन जो है न्यू स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त में आप हो सकता है, अगर सब कुछ सही रहा तो आप अपने कॉलेज में पढ़ने जा सको। ठीक है। तो ये सारा शेड्यूल था किसके लिए, कि आपका एंट्रेंस एग्जाम कब तक हो सकता है। अब बात करेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपनी फॉर्म भरने से पहले चीज़ों को ध्यान रखना है, चेक करना है अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहला इसमें लिस्ट में जो नाम है वो है कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र की वजह से बहुत सारे बच्चों का फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है, एग्जाम भी दे लेते हैं, बट लास्ट में एडमिशन नहीं होता, क्योंकि उनके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र समय से उपलब्ध नहीं होता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर आप ओबीसी
या फिर SC या फिर ST भरते हैं, या फिर आप मिलिट्री पर्सन भरते हैं, ठीक है, या फिर EWS भरते हैं, इनमें से कोई भी आप जानकारी भरते हैं अपने फॉर्म में, तो आपके पास रिलेटेड रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसे अगर आप OBC SC या फिर ST भरते हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। तो फॉर्म भरने से पहले ही इन प्रमाण पत्रों को बनवा लीजिए, क्योंकि आपके एडमिशन से 6 महीने पहले तक के एकदम मान्य है आपके सर्टिफिकेट। तो आपका एक तो फॉर्म भरते टाइम क्लियर भी हो जाएगा कि मेरे पास एक सर्टिफिकेट है तो मैं फॉर्म भर सकता हूं इस कैटेगरी को सिलेक्ट करते हुए, और दूसरी चीज आपको एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं रहा तो भले ही कॉलेज आपको अलॉट हुआ हो लेकिन आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। और मैं हर साल देखता हूं कि बहुत सारे ऐसे बच्चों का एडमिशन कैंसिल हो जाता है, उनका मेहनत उस साल के लिए बर्बाद हो जाता है। इसके बाद बात करें डोमिसाइल का यानी निवास का, बहुत सारे बिहार के बच्चे UP पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं, हर साल मैं इस बात को देखता हूं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डोमिसाइल यानी जो निवास है, जो स्टेट है, वो UP भर देते हैं यानी उत्तर प्रदेश भर देते हैं। अगर आपने उत्तर प्रदेश स्टेट फॉर्म में भर दिया है तो जब काउंसलिंग होगी तो प्रथम 3 चरणों में भाग तो ले पाएंगे लेकिन कॉलेज अलॉट भी हो जाएगा, एडमिशन नहीं दिया जाएगा आपको, ठीक है। एडमिशन यहाँ पे आपको नहीं मिल पाएगा, आपका एडमिशन वहीं पे कैंसिल करके आगे की राउंड की काउंसलिंग के लिए भेज दिया जाएगा और आपको यहाँ पे काफी तकलीफ होगी, ठीक है। अगर जो बच्चे UP से हैं, ठीक है, UP वाले अगर अदर देन UP भर देते हैं यानी UP के बाहर के ऐसी जानकारी भर देते हैं तो वो प्रथम 3 चरणों से की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, यानी फर्स्ट 3 काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, 3 काउंसलिंग के बाद पार्टिसिपेट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी आप ध्यान रखिए और फॉर्म भरने से पहले इन सभी चीज़ों को एक बार से चेक कर लीजिए, ठीक है, मिला लीजिए, जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, तब फॉर्म को भरिए, ठीक है। फोटो की अगर बात करें तो एक स्कैन्ड फोटो चाहिए होता है फॉर्म भरने के लिए, आपका सिग्नेचर स्कैन्ड चाहिए होता है। 10th सर्टिफिकेट या 10th का रिजल्ट आ चुका है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं या अपीयरिंग में भर सकते हैं। 12th का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप 12th की रिजल्ट की जानकारी भर सकते हैं, ठीक है, या फिर अपीयरिंग भी भर सकते हैं। अनदर BA BSc जैसे कोर्स भी अगर आप कर रखे हैं तो उनकी भी डिटेल्स आप दे सकते हैं। आधार कार्ड, आजकल ऑनलाइन परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, देखिए ध्यान दीजिए, UP पॉलिटेक्निक की जो भी परीक्षा होगी वो ऑनलाइन परीक्षा ही होगी, ठीक है। पिछले 2 सालों से ये परीक्षा ऑनलाइन हो चुकी है तो इस बार भी ये मान के चलिए कि CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा इस बार भी, ठीक है। तो आपको जो है जो भी ऑनलाइन सेंटर होंगे जो अलॉट होंगे वहां जाकर के आपको एग्जाम देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए आधार कार्ड जरूरी है, आपके थंब इंप्रेशन से वेरिफिकेशन किया जाएगा कि आप ही हैं या नहीं हैं, आपके फेस रिकॉग्निशन से आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है। नहीं है तो बनवा लो, कोई गलती है तो करेक्शन करवा लो, ठीक है। सारे डिटेल आपके जो भी डॉक्यूमेंट में भरे जा रहे हैं फॉर्म में और जो आधार कार्ड में है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी डाटाज को अगर अब कोई भी कहीं मिसमैच है तो उसको आप सही करवा लीजिए, नहीं तो आगे चल के आपको दिक्कत होगी इसमें, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां तो आपका हो गया पॉलिटेक्निक के बारे में। तो आप कहेंगे कि ये तो सर ऊपर ऊपर की जानकारी हो गई कि पॉलिटेक्निक के बारे में, पॉलिटेक्निक क्या होता है, फॉर्म कैसे भरेंगे, तमाम सारी चीजें, ठीक है। लेकिन आपने मेन मुद्दा नहीं बताया कि आप ये बताइए कि ये परीक्षा कैसे क्लियर करेंगे, कैसे हम इस जो एग्जाम है उसकी बढ़िया सी तैयारी कर पाएंगे और हमारे लिए कैसे आसान होगा ये तैयारी, क्योंकि हमें तो पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, चीजें आसानी से याद नहीं होती है, न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो मुश्किल लगते हैं, तो हम कैसे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी के लिए एक ट्रिक के माध्यम से तैयारी का एक स्ट्रक्चर हमने डिजाइन किया है और इसके लिए हमने अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग बैचेज ला रखे हैं। जैसे यूपी के लिए है विजय बैच, ठीक है, और बिहार के लिए है लक्ष्य बैच, झारखंड के लिए है योद्धा बैच और उत्तराखंड के लिए है अभिनंदन बैच, ठीक है। ट्रिक के माध्यम से आप कैसे तैयारी कर पाते हैं, जैसे हम इस प्रश्न को दिखाएं, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे पहले ही, जो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस नहीं करे हैं, ट्रिक नहीं पता है, तो वो देखकर ही इस क्वेश्चन को डर जाएंगे और ये ऐसे क्वेश्चंस जो करड़ी वाले होते हैं, जो अनंत वाले होते हैं, वो बार बार रिपीट होते हैं आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, आप सबसे पहले जब भी आपको ऐसे बहुत सारे करनी वाला जब क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो इसमें आपको सिंपल कैसे करना है इस क्वेश्चन को, यहाँ पे जो भी नंबर करड़ी के अंदर लिखा हुआ है सबसे पहले तो उस नंबर को आपको नोट कर लेना है, ठीक है,
और उस नंबर को नोट करने के बाद आपके जितने भी स्क्वायर रूट हैं उनको काउंट कर लेना है। तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल कितने हैं, 6 हैं। तो देखिए यहाँ पे 6 स्क्वायर रूट हैं, तो आप यहाँ पे 5 जो भी नंबर अंदर लिखा हुआ उसको नोट कर लीजिए, उसके पावर में 2 लगाइए और जितनी भी करड़ी हैं उनके ऊपर में आप यहाँ पे पावर लगा दीजिए, यानी 2 की पावर 6 हो गई और 2 की पावर 6 ऊपर लिख करके इसमें से एक घटा दीजिए और इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर लिख दीजिए 5 टू दी पावर 64 और ऊपर हो जाएगा 63। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो 5 टू दी पावर 63 अपॉन 64 आएगा। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अगर आप सॉल्व करने बेसिक मेथड कन्वेंशनल मेथड से इसको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन मैंने जो मेथड बताया उस माध्यम से आप ऐसे कोई भी क्वेश्चन अपनी बुक से उठा लो और आप सेकंडों में विद इन सेकंड 10 सेकंड के अंदर में आप आंसर को दे सकते हो और 10 सेकंड के अंदर ही आपका आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यहां पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए ऐसा एक क्वेश्चन नहीं अन्य क्वेश्चन भी हम बताएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 + 2 ऐसे करते हुए ये कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। अनंत अनंत देख करके पहले ही बच्चे डर जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल, क्योंकि उसको थोड़ा सा परीक्षा को कठिन बनाना है और कठिन नहीं बनाएगा तो सभी पास कर लेंगे एग्जाम को। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन मिले आपको तो इक्वल टू में आपको x या फिर y मान लेना है। अगर x और y दिया है तो कोई दिक्कत नहीं तो आप मान लीजिए, फिर इसको x को या y को नीचे लिखिए, x है तो x ही मान लो, x ही रखेंगे हम और x के ऊपर 2 हम लोग यानी कि पावर में 2 लगा देंगे, इज इक्वल टू को वैसे ही रखेंगे और जो भी अंदर बार बार रिपीट हो रहा है उसको नोट कर लेंगे। अगर उसके बगल में प्लस है तो प्लस लिखेंगे और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब यहाँ पे दोबारा से हम x लगा देंगे। अब x की जगह पे ऑप्शन में देखिए अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, इनमें से रख करके फटाफट से चेक कर लेंगे जिस नंबर से ये जो हमारा इक्वेशन है ये सेटिस्फाई कर जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे हमने ऑप्शन नंबर बी देखा यहाँ से कि 2 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप सीधे 2 रखिए 2x की जगह पे, तो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 + 2, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसने इसको वेरीफाई कर दिया है। 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू 2 + 2 इज इक्वल टू कितना होता है भाई 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस हिसाब से हमारा ये आंसर एकदम परफेक्ट एकदम सही है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप 1 3 या फिर 4 रखेंगे तो इनमें से कोई भी आपका सही नहीं आएगा, वेरीफाई नहीं करेगा इस इक्वेशन को। तो इस तरह से आप कुछ ही सेकंड में करेक्ट आंसर अपना पकड़ सकते हो मैथ में। ठीक है, यही नहीं आगे चलिए कुछ और भी हम आपको जादू यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए ये क्वेश्चन दिया है जिसमें कह रहा है युगपत समीकरण 2 टू द पावर x + y इज इक्वल टू 1 तथा दिया हुआ है आपका 2 टू द पावर x - y इज इक्वल टू 4 और का हल ज्ञात कीजिए। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ गिवन एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, यानी x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए जो सामान्य लोग होंगे वो x और y की वैल्यूज को फाइंड करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना शुरू कर देंगे, लेकिन आपके लिए इस प्रश्न को हल करना बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि आपका देखिए x एंड y पूछ रहा है और x एंड y आपके ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो आप यहीं से ऑप्शन को रख करके चेक करिए एक एक करके, जो इस दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा वही राइट आंसर होगा। तो x बराबर 1 और y बराबर -1 दिया, यहाँ पुट करेंगे तो 2 की पावर 1 और -1 इज इक्वल टू, बात करें 2 की पावर 0 इज इक्वल टू 1 आ रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए दूसरा इक्वेशन भी चेक करेंगे क्योंकि एक से हो सकता है कि कुछ गलती हो जाए। तो 2 की पावर x की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे और y की जगह पे देखिए यहाँ पे -1 है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। 2 की पावर 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां भी बराबर में 4 है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अन्य दो कोई भी यहां पे आप इक्वेशंस के जो है x एंड y के कोई भी ऑप्शंस का जो x एंड y का वैल्यू है वो इक्वेशंस में रखेंगे वो सेटिस्फाई नहीं करेगा, वो राइट आंसर नहीं देगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपकी मैथ्स की बात, लेकिन मैथ्स से ही तो आपकी परीक्षा नहीं निकल जाएगी ना भाई, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको फिजिक्स भी पढ़ना है। तो चलिए केमिस्ट्री के ऊपर आ चुके हैं हम लोग। जय हिंद, सोनू सर क्लासेस आप सभी के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 की तैयारी के लिए लाया है इंटरेक्टिव कोर्सेज। अगर आप यूपी से हैं तो आपके लिए है विजय बैच, अगर आप बिहार से हैं तो आपके लिए है लक्ष्य बैच, अगर आप झारखंड से हैं तो आपके लिए है योद्धा बैच और अगर आप उत्तराखंड से हैं तो आपके लिए है अभिनंदन बैच। तो इन सभी में जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिना ज्वाइन किए इस कोर्सेज के कंटेंट को देखना चाहते हैं तो ऑल कोर्सेज में जाकर के व्यू डेमो पर क्लिक करके आप सभी कंटेंट को देख सकते हैं, जिसमें आपको मिलता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के 21 सेट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, साथ ही में सब्जेक्ट वाइज
लाइव थियरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्लासेस, सब्जेक्ट वाइज चैप्टर वाइज क्विजेस आपको मिल जाते हैं। साथ ही आपको टारगेट 2023 टेस्ट सीरीज मिल जाती है, जिसमें आपको 21 सेट के मॉक टेस्ट के साथ साथ वीकली टेस्ट क्वेश्चन पेपर और यहाँ पे गेस्ट पेपर 2023 भी मिल जाएगा। और इसमें कुछ फ्री टेस्ट भी हैं, जिसमें आप अपने डेमो के आधार पर इन सभी में चेक कर सकते हैं, आप टेस्ट दे सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पे टेस्ट के बाद रिजल्ट में एक्यूरेसी देख पाएंगे, अपने मार्क्स देख पाएंगे, अपने रैंक को देख पाएंगे कि आपका रैंक जितने भी बच्चे ने एग्जाम दिया है उनमें से कौन सा रैंक है। ये जो कार्ड है, जो रिजल्ट है, वो अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। तो आज ही जाइए, फ्री में टेस्ट दीजिए और जो रिजल्ट है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे उनको मिलने वाला है एक्सक्लूसिव 20% का डिस्काउंट, और आपको यूज करना होगा कोड टारगेट 2023। तो टारगेट 2023 यूज करिए और इस कोर्स पे एक्सक्लूसिव डिस्काउंट पाइए। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में कि दूध से दही का बनना जो है वो कैसा परिवर्तन है। शानदार सा कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए चीजों को समझने के लिए, तभी आप चीजों को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। कह रहा है दूध से दही का बनना। अच्छा, हमको आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में एक आंसर दे दीजिए, क्या दूध से दही एक बार बन गया तो क्या दही से दोबारा आप दूध बना देंगे? क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर दही एक बार बन गई तो आप दोबारा से उसको दूध बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो दही से दूध आप नहीं बना सकते हैं, इसीलिए ये कौन सा परिवर्तन है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन है। अब आप कहेंगे आपने तो पढ़ा ही नहीं, तो आपने पढ़ लिया भाई, यही आपका एक कंसेप्ट तैयार है। दो कंसेप्ट आपके तैयार हो गए, एक तो केमिकल चेंजेस की और दूसरे फिजिकल चेंजेस की। ठीक है, बात को समझिए कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज है जिसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल स्टेट में यानी उसकी पुरानी अवस्था में या उसकी वास्तविक अवस्था में नहीं ला सकते, तो वो केमिकल चेंजेस है यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। और अगर आप उसके ओरिजिनल पोजीशन पे ला सकते हैं तो वो फिजिकल चेंजेस है। अब फिजिकल चेंजेस क्या है भाई? भौतिक परिवर्तन। तो देखिए, पानी से बर्फ बनना और बर्फ से पानी बनना। एक बार पानी से बर्फ बन गया तो दोबारा से आप बर्फ से क्या बना लेंगे? पानी बना लेंगे। पानी से बर्फ और बर्फ से पानी, ये प्रक्रिया बनती रहेगी। फ्रिज में रख दो पानी को, बर्फ बन गई, और बाहर निकाल के गर्म कर दो, दोबारा से जो है आपका पानी बन गया। ठीक है, तो ये आपका फिजिकल चेंजेस हो गए। तो देखिए, कंसेप्ट शानदार सा यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा और शानदार से आपका आंसर भी मिल जाएगा। चलिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का यहाँ पे क्वेश्चन है। ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है कि शीशे के 3 ऑक्साइडों में शीशा क्रमशः 92.83% है, 90.65% है, 89.10% है। ये आंकड़े जिस नियम की पुष्टि करते हैं, जिसको सेटिस्फाई करते हैं, उसे प्रतिपादित किया था। जिस नियम को ये प्रतिपादित करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, उसको किसने दिया था? पहले तो ये देखो कि किस नियम को प्रतिपादित करते हैं। देखो, हम इसको पकड़ने के लिए सिर्फ एक वर्ड देंगे। देखो, कहीं भी अगर ऑक्साइड आपको दिख गया ना और आपसे किसी भी लॉ की मांग कर रहा है, लॉ पूछ रहा है या वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, तो सीधे समझना अगर ऑक्साइडों की बात कर रहा है तो यहाँ पे गुणित अनुपात का नियम आपका लगता है। ऑक्साइड जहां आएगा तुरंत समझ लेना कि यहाँ पे गुणित अनुपात का जो है लॉ आता है, नियम आता है। तो गुणित अनुपात का नियम आप लोग देख लेना, अभी मैं केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो गुणित अनुपात का नियम जो है वो डाल्टन ने दिया था। तो यहाँ पे जॉन डाल्टन, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप डायरेक्ट एक वर्ड देखेंगे और अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थियरी के कंसेप्ट को कैसे आप याद रखेंगे, क्योंकि भाई ये तो न्यूमेरिकल हो गई ना यार। ठीक है, चलो हमने ऑक्सीजन देखा, आपने बता दिया कि ऑक्साइड देख लिए तो गुणित अनुपात का नियम लगा दोगे। उसने डाल्टन ने उसका जो है प्रतिपादन किया था। चलिए ठीक है, यहां तक सही है। थियरी कैसे याद कराओगे हमको? जैसे हमसे पूछ लिया कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, तो हम कहेंगे जो मेरी बकरियां थी वो रेडियो खोजती है। तो मेरी बकरी अगर रेडियो खोजती है, इसका मतलब है कि बकरी का मतलब हो गया बैकुरल। ठीक है, बकरी का मतलब क्या हो गया भाई? बैकुरल। जो बैकुरल थे वही रेडियो एक्टिविटी की खोज किए थे। उन्होंने ही क्या किया था? रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो यहाँ पे बैकुरल ने ही रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो मेरी जो बकरी है वो रेडियो खोजती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और भी थोड़ा सा शानदार सा रेडियो एक्टिविटी से हम आपको कंसेप्ट देते हैं। जैसे आपका रेडियो एक्टिविटी से और भी कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि भैया ईंधन के रूप में कौन कौन काम करता है, आपको ट्रिक याद रखना है भाई रेडियो एक्टिविटी वाले में कि यूपी में अगर वीडी पियोगे तो योगी जी का राज है, ठीक है, इसलिए यूपी में वीडी को नियंत्रण में पियो वरना जलकर नाश हो जाओगे, ठीक है। यूपी यानी कि यूरेनियम, ठीक है, यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239, ये दोनों ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं भाई? ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। वी का मतलब हो जाता है विमंदक, वी का मतलब हो जाता है विमंदक, और डी का मतलब हो जाता है D2O, ठीक है। तो हैवी वाटर यानी कि D2O जो है विमंदक का मॉडरेटर का काम करता है। वहीं जो के है, को का मतलब के यहाँ पे जो है वो कैडमियम की छड़ है, कैडमियम रॉड है, और ये नियंत्रक के रूप में काम करती है। किसके रूप में? नियंत्रक के रूप में कार्य करती है, कंट्रोलर के रूप में काम करती है। कहाँ पे? आपके कैडमियम जो है वो नियंत्रक के रूप में, कंट्रोलर के रूप में काम करती है रेडियो एक्टिविटी में, ठीक है। चलिए, और वहीं बात करें कि शीतलक यानी कूलेंट का काम क्या करता है, तो जलकर नाश में जो ना है वो सोडियम को दिखाता है, और स मतलब शीतलक यानी कि कूलेंट का काम करता है। तो जो सोडियम है वो कूलेंट का काम करता है। इस तरह से शानदार ट्रिक के माध्यम से देखो, इतना तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन मैं आज के इस सेशन में मात्र कम से कम आपके यहाँ पे 40 नंबर का क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कम से कम, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें कि 1 विलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10 पे घाते, देखो पीएच वैल्यू आपने पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, 12th में भी पढ़ा होगा। अगर आपने 12th कर लिया तो पीएच वैल्यू बड़ा कठिन होता है यार करने में, मेरे समय में भी बहुत कठिन था, बहुत टफ था करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन आपके लिए टफ नहीं होगा, आप बहुत शानदार तरीके से बहुत ईजिली स्मूथली आंसर कर पाओगे, ठीक है। बस ध्यान क्या देना है कि हाइड्रोजन होना चाहिए आपके क्वेश्चन में, और 10 की पावर में जो भी दिया हो उसको ध्यान देना है, ठीक है। क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन होना चाहिए, और पीएच वैल्यू पूछ रहा हो तो हाइड्रोजन हो, पीएच वैल्यू पूछ रहा हो तो 10 की जो भी पावर होगी वो प्लस में हो माइनस में हो उससे नहीं मतलब है, उसके साइन को हटा देना और उठा करके लिख लेना, वही आंसर होगा। यानी 10 की पावर -7 दिया है तो 7 इज द पीएच वैल्यू, यानी पीएच वैल्यू क्या है भाई? 7 है। पीएच वैल्यू प्लस में भी नहीं होती है, माइनस में भी नहीं होती है। तो याद रखना कि अगर आपका हाइड्रोजन दिया है क्वेश्चन में तो 10 की पावर ही आपका क्या होगा? पीएच वैल्यू होगा। ये डायरेक्ट ट्रिक है भाई, ये सबके बस की बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। फिजिक्स आ चुका है, फिजिक्स में भी तो भाई ट्रिक चाहिए ना, फिजिक्स भी ट्रिक से सीखेंगे, आसानी से सीखेंगे, मजेदार तरीके से सीखेंगे। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान की अगर बात करें तो फिजिक्स में आपका सार्थक अंक से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर आपसे पूछे जा रहा है। 0.06050 में सार्थक अंकों की संख्या बतानी है। तो देखो सार्थक अंक पूछ रहा हो तो लेफ्ट हैंड साइड में जितने जीरो हों उनको काट दो। इस प्रश्न के अकॉर्डिंग नियम मैं बता रहा हूं कि जितने भी लेफ्ट हैंड साइड में, बाएं साइड में आपके जीरो हों उनको काट दो और बचे हुए अंकों को गिन लो। तो कितने अंक हैं? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या हो गई 4। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप खुद सोच सकते हो कि मैं कितना पेन अपना खुद चला रहा हूं तो आपको कितना जो है चलाना पड़ेगा। चलो ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन हो गए यार, ये कौन से क्वेश्चन होते हैं? ये परसेंटेज बता के दिखाओ। 11th का क्वेश्चन है भैया, कक्षा 11 का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि 10वीं लिख दिया तो 10th से प्रश्न पूछेगा, कक्षा 12 से भी पूछेगा, ठीक है। चलो आओ देखो कैसे इसको कर पाएंगे। क्वेश्चन दिया है कि गोले की त्रिज्या की मापन में त्रुटि जो है वो 1% है, एरर दे दिया है 1% का है। इसके आयतन यानी वॉल्यूम की गणना यानी कैलकुलेशन में त्रुटि होगी। अगर ये कह रहा है कि मापन में यानी त्रिज्या को मेजर करने में, यहाँ रेडियस को मेजर करने में 1% का एरर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बात करें कि वॉल्यूम यानी आयतन में कितना एरर होगा, तो देखिए फार्मूले में जितने कांस्टेंट टर्म होते हैं स्फीयर का, गोले का आप आयतन यानी वॉल्यूम लिखें और वॉल्यूम में जितने कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको हटा दीजिए तो आपका जो फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा? आर का क्यूब मिलेगा। आर में कह रहा है ये 1% का एरर होगा तो पहले फॉर्मूले में जितने कांस्टेंट टर्म हैं उनको हटा दीजिए और आपका जो भी यहाँ पे वेरिएबल टर्म बच जा रहा है उसको लिखिए। उसके बाद पावर में अगर कुछ भी दिया है उसको आगे भेजिए, गुणे में लिख लीजिए उस वेरिएबल टर्म के साथ, और जो भी एरर आपको दिया हुआ है उस टर्म में उसमें
उसको पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ 3 इंटू आर में 1% का एरर है यानी रेडियस में, तो यहाँ पे मैं 1% लिखूंगा और फाइनली यहाँ पे जो वॉल्यूम में एरर है, ठीक है, यानी वॉल्यूम में जो एरर होगा वो हमारा 3% का एरर होगा। निकाल के देख लेना अपने कन्वेंशनल मेथड से, यही होगा राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही आप यूज करना, और ऐसा नहीं है भाई सिर्फ इसमें ही नहीं है, और भी मैं आपको बता सकता हूं। जैसे मान लो आपको एक क्वेश्चन लगातार दे रहा है, ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन इस पे कराना चाहूंगा कि ए में 1% का एरर है, बी में 2% का एरर है और सी में 3% का एरर है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है ए क्यूब बी स्क्वायर और सी में आपसे एरर पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसमें कैसे एरर निकालेंगे? सिंपल है भाई, देखो जो भी वेरिएबल के ऊपर पावर है ना उसको पहले मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, और जितने भी वेरिएबल्स हैं उनके बीच में प्लस लगाना है, उनके बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है, ठीक है। और जितना भी यहाँ एरर दिया हुआ जो भी परसेंटेज में उसको पुट कर देना है सिंपली। तो 3 मल्टीप्लाइड में ए में परसेंटेज एरर जो दिया है वो 1% दिया है, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय बी में परसेंटेज एरर जो दिया है वो 2% दिया है, और सी में जो परसेंटेज एरर दिया है वो 3% दिया है। तो यहाँ पे आप इसको रख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3% हो गया, यहाँ पे आपका 4% हो गया और यहाँ पे आपका 3% हो गया, तो 3 3 6 और प्लस 4 आपका 10% का एरर इस क्वांटिटी में हो जाएगा। इसमें एरर आपका फाइंड करना था, तो 10% का एरर यहाँ पे इस क्वांटिटी में है। अपने कन्वेंशनल मेथड से लगा के देख लेना और यही राइट आंसर आपका आएगा 10%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे कार्य का सीजीएस मात्रक, सर यूनिट नहीं याद होती है, बहुत सारी यूनिट हैं सर, बहुत सारे क्वांटिटीज हैं, कैसे याद करें सर, ठीक है। तो अर्ज किया है कि तेरा कार्य करने के लिए बस अड्डा से जून में आऊंगा। कैसे आऊंगा? जून में आऊंगा, या कार्य करने के लिए बस अड्डा से जून में आऊंगा। तो देखो यहाँ पे जो ये स्टोरी बता रही है कि कार्य करने के लिए बस अड्डा से किस में आऊंगा? जून में आऊंगा। कब आऊंगा? जून में आऊंगा। तो जून में आऊंगा, तो कार्य का मात्रक अर्ग होता है सीजीएस मात्रक में 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर। अड्डा से यहाँ पे आएगा, तो से मतलब सेंटीमीटर, अर्ग 2 सेंटीमीटर होता है और जून मतलब जूल होता है, ठीक है। तो देखो कार्य का यूनिट निकल गया, अर्ग निकल गया, 2 सेंटीमीटर निकल गया, जूल निकल गया, या अर्ज मैंने कहा था ना, तो अर्ज का मतलब भी अर्ग ही है यहाँ पे, ठीक है। तो अर्ग यहाँ पे किसका? सीजीएस यूनिट है कार्य का। ऑप्शन नंबर डी इज द परफेक्ट आंसर। यहाँ पे अर्ग एकदम परफेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे लगातार न्यू बैच के बारे में कि सर ये जो न्यू बैच है वो कब से स्टार्ट करेंगे आप, क्योंकि समय तो बहुत कम मिलता है तैयारी के लिए, तो कब से हम तैयारी कर पाएंगे, क्योंकि टाइम बहुत कम है। भाई मेरे लिए तो तैयारी कराना बहुत आसान है, 30 दिन की बात है, 30 डेज का टाइम होगा, ट्रिक के माध्यम से तगड़ी तैयारी कराएंगे, कोई तुम्हारे टक्कर में लग नहीं सकता है, ये मेरा दावा है। और मेरे पढ़ाए हुए जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ से लेके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से लेके और जितने भी बेस्ट पॉलिटेक्निक हैं वहां तक हमारे बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, हजारों की संख्या में हैं, ठीक है। और उन सभी से मीटअप भी हम आपका करा देंगे। एक दिन आप सभी को उनके ज्वाइनिंग, उनका जो अलॉटमेंट लेटर्स है वो भी हम आपको दिखा देंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैंने उन सभी की काउंसलिंग भी कराई है, उनका एडमिशन भी कराया है, और आपके लिए भी ये सभी हो सकता है। तो देखो भाई न्यू बैच की अगर हम बात करें तो न्यू बैच आपका स्टार्ट होगा 1 फरवरी से, सिर्फ आप लोगों के डिमांड पे। मैं 5 मार्च से स्टार्ट करने वाला था आपके बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं सर हम अभी से तैयारी करेंगे। आप अब अगर 1 महीने में एक बार पढ़ा सकते हो, तो अगर अप्रैल तक, मई तक अगर हमको टाइम मिल जाए तो आप हमको 3 से 4 बार पढ़ा सकते हैं, और 3 से 4 बार अगर हम किन्हीं चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो हमारे टक्कर में कोई भी नहीं आ सकता है। तो देखो भाई 1 फरवरी से मैं न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, नया सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, सभी बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए सभी रिलेवेंट स्टेट्स के लिए मैंने अलग अलग बैचेज बना रखे हैं, जो भी उनके रिलेवेंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन है पॉलिटेक्निक के। जैसे यूपी के लिए और आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए विजय बैच है, बिहार के लिए लक्ष्य बैच है, झारखंड के लिए योद्धा बैच है, और उत्तराखंड के लिए अभिनंदन बैच है। इन सभी बैचों में जाकर के आप इनरोल हो सकते हो। अगर इनरोल करने में तनिक भी समस्या आपको आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर क्या कर लेना, हमसे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सएप नंबर
नंबर पे कांटेक्ट कर लेना। व्हाट्सअप नंबर हम फटाफट से आप सभी के लिए लिख दे रहे हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9076929784 और साथ ही में टेलीग्राम जो ग्रुप है ना उसमें ज्वाइन हो जाओ फटाफट से, ठीक है। इस मैसेज कर देना इस ग्रुप पे, लिंक जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली यहां पे ज्वाइन करने में कोर्स को आप हमको मैसेज करिए, आपकी समस्या तुरंत के तुरंत दूर की जाएगी। और आई होप आज के इस सेशन में आपकी जितनी भी डाउट्स होंगे आपके एग्जाम को लेकर के, अपने पॉलिटेक्निक परीक्षा को लेकर के, वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। यहां तक कि तैयारी कैसे होगी, क्रैक कैसे होगा एग्जाम, ये सारी तकलीफें आपकी दूर हो गई होंगी। और अगर हो गई हैं ये सभी तकलीफें दूर तो सेशन को लाइक कर देना फटाफट से और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको भी कह देना कि इस सेशन को ध्यान से सुनो। अपने सेशन को सुनने के बाद और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ले लो, वहां से ज्वाइन कर लो बैच को, ठीक है, यानी कि वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लो। और साथ ही में हमारे ऑफिशियल ऐप द स्मार्ट एजू फॉर यू, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पहले द स्मार्ट एजू फॉर यू था इस प्लेटफॉर्म का नाम, वहां से जाकर के आप फटाफट से कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही रखूंगा, मिलूंगा किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।